स्वागत है आप सभी का बिहार चुनाव पर स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। पिछले 3 से 4 घंटों के दौरान जिस तरह से मतदाता बिहार के अंदर इस समय 78 सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है जो वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन बिहार के मुद्दों से यह हवा बन रही है या फिर वाकई में नेताओं ने इतनी मेहनत की है जिसकी वजह से हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। इसी बीच में आज बिहार में जिन 15 जिलों में वोटिंग हो रही है वहां से जुड़ी जो ताजा जानकारी है वो आप साझा करते हैं। बिहार में मतदान को 5 घंटे पूरे हो चुके हैं और इसी बीच में जो खबर सामने आ रही है 11 बजे तक 20% मतदान बिहार के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। 11 बजे तक 20% मतदान का इस्तेमाल अभी तक किया गया है। हालांकि जिस रफ्तार से वोटर घरों से बाहर निकल रहे हैं, कुछ एक इलाकों में बहुत कम वोटिंग देखने को मिली है। सुपौल में 11 बजे तक 19% मतदान हुआ है, जबकि कुल मिलाकर 20% पूरे बिहार के अंदर जिन जिलों में वोटिंग हो रही है 15 जिलों में वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। कुछ एक इलाकों के अंदर बहुत अच्छी रफ्तार से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसमें काफी जगहों पर सुस्त वोटिंग भी दर्ज की गई है। बिहार के अंदर 5 घंटे जब मतदान को पूरे हुए हैं तब ये इंतजार किया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के दौरान हो सकता है ये जो मतदान का फीसद है ये बहुत तेजी से बढ़े, क्योंकि ठंड का समय है और ऐसे में सुबह सुबह कुछ काम काज के साथ साथ देर से भी लोग निकलते हैं घरों से बाहर। पूरे बिहार पर दुनिया की नजर इसलिए भी टिकी हुई है, बिहार के लोगों के बाहर भी इसलिए नजर टिकी है कि बिहार के अंदर क्या वाकई में कोई समीकरण बनाने का मादा रखने वालों को कामयाबी मिलेगी या बिहार के अंदर कोई ऐसा करिश्मा होगा जिससे बिहार के लोगों ने जो चुना है और जो सोच समझकर वोट डाला है उससे कुछ बिहार के अंदर नया दिखेगा क्या। पुरानी सरकार और नई सरकार, इसी सवाल के बीच में बहुत सारी राय सामने आ रही है। लेकिन जब संजय राय वरिष्ठ पत्रकार से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, उन्होंने क्या कहा बिहार चुनाव को लेकर वो आपको सुनवाते हैं। तीनों चुनाव के दौरान जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई और जिस तरीके से माहौल बना, अगर हम उसका गहराई से विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 15 साल की सत्ता से जनता जो है नाराज या आजी जा गई है, उससे बदलाव चाहिए। और नीतीश कुमार के सामने जो चुनौती बनकर के 2 चेहरे दिखाई दिए, उसमें राजद के तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र हैं। दूसरा लोजपा के चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, रामविलास पासवान के पुत्र हैं और सांसद हैं। तो ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल के पास जो है बचाव के लिए या कहने के लिए, जनता के बीच दिखाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं था। इसलिए राष्ट्रवाद, घुसपैठियों की बात की गई। पाकिस्तान के संसद में एक मंत्री ने पुलवामा हमले की बात जो की, उसको लेकर के माहौल बनाया गया। पहला चरण का जब चुनाव समाप्त हो गया, दूसरे चरण के चुनाव में तेजस्वी ने एक जो मुद्दा उठाया पहले चरण के दौरान कि हमारी सरकार आई तो 10 लाख लोगों को उनके मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक होगी सरकारी नौकरी देंगे। इसकी वजह से सत्तारूढ़ दल को बैकफुट पर आना पड़ा। किसे बैकफुट पर ला दिया है, कौन फ्रंट फुट पर आ रहा है, ये तय करना अब बिहार के लोगों के, उन मतदाताओं के हाथ में, खासकर बिहार के है जो अभी भी वोट डालने का विचार कर रहे हैं या जिनको वोट करना बाकी है। लेकिन अब तीसरे और आखिरी राउंड में किस तरफ सियासत जा रही है उसी पर बातचीत करेंगे कि यहां से कौन सा रास्ता है जो इस समय मजबूती दे रहा है नीतीश कुमार को। नहीं है
इस स्टेट को अपने रास्ते पे लाने के लिए एक समय भी चाहिए, उसकी एक प्रक्रिया है जिसके अंदर वो चलता रहेगा ये प्रक्रिया, और ये खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। आप अगर जब सड़कें कंप्लीट कर देंगे तो दूसरे मुद्दों को एड्रेस करना पड़ जाएगा। हर फ्रंट पे आप आके हर मुद्दे को लेके उसी तरह का रिजल्ट नहीं दे सकते हैं जैसे आप चाहते हैं देना, क्योंकि आपको पहले सड़कें बनानी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन ताकि ठीक हो, ताकि वहां पे व्यवस्था बने, तो वहां पे आके मंडियां आएंगी, सेट होंगी, या दुकानें सेट होंगी, या फैक्ट्रियां सेट होंगी। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको खड़ा करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए समय चाहिए होता है। तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे, और आज बिहार में अगर आप ट्रैवल कुणाल जी, कितना समय आपको लगता है कि अगर आपको 15 साल मिले, 15 साल आपको मिले, और कितना समय आपको लगता है कि आपको 10 साल और चाहिए, 15 साल और चाहिए? कोई तो विजन लिया होगा उसके लिए आपने। प्रियंका जी, जो डेवलपमेंट है वो कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें ये नहीं आप कह सकते कि 15 साल में फुल डेवलपमेंट हो जाएगी, आगे जिंदगी में डेवलपमेंट ही नहीं होगी स्टेट में। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है कि जहाँ चलती रहती है, एक प्रक्रिया है वो एक, और उसमें लोगों का एक तरफ से, अपनी तरफ से उनको जो लोग वहां रहते हैं उनको भी आज सड़कें बनेंगी तो वो कल कहेंगे ये चीज की और जरूरत है हमारी। तो जरूरतें भी बदलती हैं, जरूरतें भी बदलती है और बढ़ती हैं, और ये चीजें सरकारें अपनी नोट में रखती हैं और उसके रास्ते प्रोग्रेस करती हैं। तो अगर मैं आपको सिर्फ एक चीज डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, हमारे कांग्रेस के दोस्त जैसे बता रहे थे कि बहे पे ही राजनीति करी जा रही है, बहे पे कोई राजनीति नहीं करी जा रही है, क्योंकि बदलाव दिखता है जमीन से। और बहे उन लोगों में है ऑपोजिशन में कि हमको पता नहीं वोट्स मिलेंगे या सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके पास उन्होंने जो किया है उसके ऊपर बात करने के लिए कुछ नहीं। हम क्या करेंगे उसके ऊपर वो बात करते हैं, हम बात करते हैं हमने क्या किया उसके ऊपर हम बात करके आज इस टाइम पे लोगों के बीच में गए हैं वोट मांगने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने जो किया है उसमें से कुछ चीजें चंद्रमोहन शर्मा जी की पार्टी ने भी निकाली है। कूड़े के ढेर पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, गंदे शहरों की लिस्ट भी आपको याद दिलाई है, बेरोजगारी भी बराबर याद दिलाई है, और जो लोग पैदल चलकर दिल्ली से बिहार तक गए, देश के अलग अलग हिस्सों से मायूस होकर वापस पहुंचे, वो भी याद दिलाया है। तो कुछ झूठ तो नहीं गिनाया ना चंद्रमोहन शर्मा जी आपने? मैं आपको भी बोला, मैं प्रियंका जी मानता हूँ कि हमें भी बहुत कुछ करना है बिहार में, इसके लिए हमें वापस आना है बिहार में। मेरे मित्र कुणाल कोहली जी ने भी बोला कि बिहार के अंदर कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं किया, बड़े बदलाव किए। बिल्कुल उन्होंने इतने बड़े बदलाव किए कि कूड़े के ढेर लगा दिए, बिहार के अंदर बेरोजगारी इतनी बड़ी कर दी कि बिहार का बेरोजगार और प्रवासी मजदूर वहां से निकल करके बाहर आ गए। इतना बड़ा बदलाव किया कि किसान की जो इनकम उसको एमएसपी मिलता था, किसान की जो फसल से उसको उपज मिलती थी, आज किसान की बद से बदतर हाल हो गई। कर्ज के कारण वो आत्महत्या कर रहा है। कोई भी 15 सालों में इतना बड़ा बदलाव किया इन्होंने, कोई भी इंडस्ट्री लगने नहीं दी, जो लगी हुई थी उनको इन्होंने बेच डाला। और तो और जहां इलेक्शन होता है वहां के एयरपोर्ट खुलते हैं, और जहां इलेक्शन खत्म हो जाते हैं वहां इनके एयरपोर्ट बेच दिए जाते हैं, मित्र मंडल के पास किए जाते हैं। तो बदलाव तो आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाजपा ने मिलकर हर सरकारों के साथ, जहां उनकी ज्वाइंट सरकार है, बहुत बड़ा बदलाव करा है। क्योंकि 70 साल का जो विकास था वो आपने बेच बेच के देश की जनता के सामने पूरा बदलाव किया है। ये आज आपने एक्सेप्ट किया है। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कोहली साहब, क्योंकि वो आपसे पूछ रही है कि आपने 15 साल पहले शासन को कहकर एक कुशासन कहकर सुशासन लेके आए थे, लेकिन उस सुशासन के अंदर क्या चीज आनी चाहिए थी? रोजगार ठीक होना चाहिए था, व्यापार ठीक होना चाहिए था, इंडस्ट्री ठीक होनी चाहिए थी, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, और तो और किसान, क्योंकि बिहार एक बहुबल खेती वाला क्षेत्र है और वहां पर ज्यादा प्रवासी मजदूर होते हैं, और हर स्टेट में प्रवासी मजदूर वहां से काम करता है और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करता है। आपने इवन देन वहां पर एक रेलवे कारखाना था जो रेलवे के इंजन वो बनाता था, डिब्बे, आपने उसको भी बंद करवा दिया जहां से रोजगार मिलता था। तो बदलाव की तो बात आप कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बदलाव कर रहे हैं। आज बिहार का मूड आपके सुशासन को बदलने के लिए खड़ा है, महागठबंधन की तरफ देख रहा है, एक युवा चेहरा देख रहा है, एक वो चेहरा जो अपने आप में खुद कह रहा है कि अंत भला तो सब भला, कि मैंने 15 साल कुछ नहीं किया भैया, मेरा अंत भला है, अब तुम्हारा भला है, यानी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते करते एक चिट्ठी लिखकर इतने हताश हो चुके हैं कि वो बिहार की जनता से कह रहे हैं कि मेरी मित्र मंडली ने कोई काम नहीं करा, मेरी चिट्ठी के सहारे ही बेड़ा पार लगा दो। तो ये कथनी करनी, चाल चरित्र और चेहरा आप बिहार की जनता आपके भरोसे में नहीं आने वाली। शर्मा जी, इस मुकाबले में तो आप पर भरोसा भी लोग कैसे करेंगे? क्या अनुभव आप उनको दे रहे हैं कि हमने ऐसा किया तो हम ये रिपोर्ट कार्ड हमारा है, ये मॉडल हमारा है, हम ऐसा काम करते हैं,
उसमें तो आप भी कहीं ना कहीं फेल साबित होते दिख रहे हैं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है तेजस्वी के सहारे, कि तेजस्वी हारे जीते लोगों से क्या कहें, वो तेजस्वी के कंधों पर है सब कुछ। प्रियंका जी देखिए, ये कहीं पर भी गठबंधन होता है, गठबंधन की एक प्रक्रिया होती है। हमारे जो जहां हमारा महागठबंधन आरजेडी बड़ा भाई और कांग्रेस छोटा भाई, ये कह रहे हैं गठबंधन है, उसके अंदर एक युवा चेहरा तेजस्वी ने आज बिहार की नस के साथ बिहार के जनमानस की आवाज उठाई है। यही कारण है कि बिहार आज जातिवाद पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, वो इलेक्शन लड़ रहा है शिक्षा पे, वो इलेक्शन लड़ रहा है रोजगार के ऊपर। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, भाजपा के 6 साल की विकास की सरकार, जब तेजस्वी जी ने बोला कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, तो उसी सरकार के भाजपा 19 लाख पे बात आ गई, लेकिन 15 साल में उसने रोजगार नहीं दिया। तो ये बदलाव एक युवा चेहरे का है। नीतीश जी थक चुके हैं, ये उन्होंने कह ही दिया कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, आपसे और भी सवाल लेंगे। अरुण कुमार यादव जी हैं आरजेडी से हमारे साथ। अरुण कुमार यादव जी, कांग्रेस ने अपना कोई अनुभव, अपना कोई मॉडल, कोई ऐसी चीज नहीं बताई है जिससे कहें कि इस रास्ते पर चलेंगे तो बिहार की तस्वीर कुछ अलग हो जाएगी नीतीश और लालू की पुरानी सरकारों से हटकर। आप लोग जो कह रहे हैं उसमें पुरानी चीजों को भी शामिल किया जा रहा है कि आपका इतिहास ऐसा रहा है जहां ये लोग नहीं पचा सकते कि तेजस्वी अगर कुर्सी पर बैठते हैं तो उसमें उनके परिवार का दखल नहीं होगा या कांग्रेस का दखल नहीं होगा। इससे पहले आप देख चुके हैं 2015 का हाल, दखल में ही बेदखल हो लिए थे आप, सत्ता से बाहर हो गए थे। वैसी सिचुएशन फिर से कैसे नहीं बनेगी, कैसे माना जाए? बिल्कुल नहीं प्रियंका जी, बिहार की जनता ने तय कर लिया है। बिहार की जनता बासी पन्नों की ओर नहीं झांक रही है। भले सत्ता पक्ष के लोग बासी पन्नों पर जिक्र कर रहे हैं, ठीक ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार भूषण जी ने कहा, बिहार में इनर करंट है नीतीश सरकार को हटाने के लिए। बिहार की जनता ने 15 वर्षों में कुशासन को झेला है और पिछले दिनों जो कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से प्रवासी कर्मवीरों को दुत्कारने का काम सरकार ने किया, किस तरीके से यहाँ जो आप देखिए अस्पतालों की स्थिति, किस तरीके से मरीज दम तोड़ रहे थे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, सारा का सारा पोल खुल चुका है। 15 साल के शासन में एक सुई की फैक्ट्री भी बिहार में नहीं लगी, बेरोजगारी चरम पर, 7 करोड़ युवा जो भविष्य हमारे बिहार के नौजवानों का बर्बाद कर दिया। तो इस बिहार की जनता जो किसान है, नौजवान है, मजदूर है, मतलब कोई सहारा नहीं, सिर्फ एक सहारा अब तेजस्वी है, महागठबंधन की ओर दिख रही है। और आज देख रहे हैं बिहार का अंतिम चरण का मतदान है, चाहे सीमांचल हो, कोसी हो, मिथिलांचल हो, एक इनर करंट किस तरीके से उत्साह जो वोट करने के लिए लोग कतार में लगे हैं। तो सारे अब एनालिसिस करता तो यही कह रहे हैं कि ये जो बदलाव की बयार है और बिहार की जनता ने मन बना लिया है और तय कर दिया है कि हमारा भविष्य तेजस्वी यादव होगा, महागठबंधन की सरकार में ही बिहार का भविष्य है। अरुण यादव जी, कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है कि ये हवा आपकी तरफ चल रही है, लेकिन ये हवा ऐसी है जो कभी बीजेपी की तरफ, कुछ दिन आपकी रैलियों में, कुछ दिन दूसरों की रैलियों में, ये जनता सब देखती है और आखिर में आकर जब कतार में लगी है तब तक सोचती है कि क्या तेजस्वी पर भरोसा करें, कांग्रेस के साथ चलेंगे तो क्या होगा, और अगर महागठबंधन की तरफ नहीं तो विकल्प क्या है। जो छोटे छोटे गठबंधन बैठे हैं उनकी तरफ भी थोड़ी हवा है, तो किसका खेल बनेगा बिगड़ेगा ये बहुत दूर की बात है। लेकिन अमिताभ जी, एक चीज जो साफ नजर आ रही है, क्या एंटी इनकम्बेंसी का फायदा या नीतीश ने जो नहीं किया 15 साल में उसका सीधा फायदा आरजेडी को होगा? ये किस आधार पर आरजेडी को लगता है? और दूसरा ये जो गठबंधन और भी फ्रंट निकले हैं 2 से 3, जो कह सकते हैं कि छोटी छोटी पार्टियों ने अपने हिसाब से बनाए हैं, क्या उनसे किसी तरह का नुकसान नीतीश कुमार को होगा? सरकारी आरजेडी अलायंस के जो तय वोटर्स हैं उनके भीतर एक उत्साह है, लेकिन एनडीए के जो सपोर्टर हैं या एनडीए के जो समर्थित वोटर हैं उनके भीतर उस तरीके का उत्साह नहीं है। वो आपको वोटिंग ट्रेंड में भी दिखेगा लगातार, तीनों चरणों में आप देखें। दूसरा, एनडीए के बहुत मजबूत कार्यकर्ता नेता बागी होकर एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीट का नुकसान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आसपास की सीट का भी नुकसान सीधे तौर पर एनडीए को पहुंचा रहे हैं। छोटे दलों से
बाकी के जो गठबंधन बने हैं दलों को जोड़ करके, उन सबका कोई असर नहीं है। पुष्पम प्रिया आई थी मुख्यमंत्री की स्वघोषित उम्मीदवार, पप्पू यादव आज इस चरण में मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो ये सारे फैक्टर्स गौन है, वोटर का बहुत क्लियर कट डिवीजन है, उनको दिख रहा है किसको लाना है किसको हटाना है, वो बहुत साफ तौर पर है। दो तीन बात और है प्रियंका जी जिसमें जोड़ना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि आखिर नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी क्यों है और आरजेडी को क्यों लगता है उनकी वापसी हो जाएगी। उसकी एक बड़ी वजह है कि शुरुआती 5 साल में नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीजों की व्यवस्था ठीक की थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों को अगर आप देखेंगी तो बिहार में ना हत्या रुका है, ना अपराध रुका है, ना बेरोजगारी रुका है। आपको बताएं, 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब लालू यादव सत्ता से बेदखल हुए थे तो बिहार में शुगर इंडस्ट्री के भीतर 4 चीनी मिलें बची हुई थी। नीतीश कुमार के शासन में वो 4 चीनी मिलें भी बंद हो गई। 1 सुलग का कारखाना नहीं लग पाया पिछले 15 वर्षों में बिहार में। और दूसरी एक बड़ी विडंबना आपको बताऊं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था की चर्चा अक्सर होती है। ये देश का, दुनिया का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां शिक्षा व्यवस्था को पंचायती राज के भीतर दे दिया गया है। मुखिया जी तय करते हैं शिक्षक कौन होगा। लालू यादव की सरकार भ्रष्टतम सरकार थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बावजूद इसके लालू यादव की सरकार ने दरोगा की बहाली, शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग ने की थी। उस समय गुणवत्ता फिर भी बहुत बेहतर थी, आज की तुलना में कम से कम पंचायती राज शिक्षा व्यवस्था को नहीं चला रहा था। तो इस तरीके की शराब को लेकर जो कानून नीतीश कुमार ने बनाया, पहले आपने गांव-गांव के भीतर कई ठेके खुलवा दिए और फिर उसको अचानक आपने बंद किया। और हो क्या रहा है, बिहार में होम डिलीवरी शराब की हो रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, एक नया तंत्र खड़ा हुआ। तो इस तरीके से जो इकबाल था सुशासन का, वो धीरे धीरे समाप्त हुआ है। मुंगेर की घटना ही देख लीजिए, उससे पहले भागलपुर की घटना देख लीजिए, सीतामढ़ी चली जाइए, मुजफ्फरपुर शहर में मेयर की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, और ऐसे तमाम घटनाएं जो हर रोज बिहार से निकल के आ रही। तो अब क्या है कि बिहार के लोगों ने ये मान लिया है कि केवल जंगल राज के भय के नाम पर किसी ठूठ को, किसी जड़वत के सरकार को हम अब मौका नहीं देंगे। ये बहुत साफ तौर पर दिख रहा है। और कोशी और मिथिला का क्षेत्र वैसे भी स्ट्रॉन्ग होल्ड शुरू से रहा है। आप देखेंगी तीसरे फेज की बात जरूर हो रही थी, लेकिन जो अभी का ट्रेंड है उसमें बहुत जदयू और बीजेपी की स्थिति सुधरती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही है। हालांकि समय अभी बाकी है, फिर भी जो वोटर्स उनके हैं वो बूथ तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरी जवाबदेही से कह रहा हूं कि अभी 3rd फेज में भी जो उम्मीद थी, जिस तरीके की अपील थी नीतीश कुमार की, वो कारगर होती नहीं दिख रही है। ना प्रधानमंत्री की चिट्ठी का कोई असर दिख रहा है। जी प्रियंका। ठीक है अमिताभ जी, आपसे और भी चीजें जानेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी राज्य में अगर कोई विकल्प लोगों को मिल रहा है तो हमने देखा है कि बहुत उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और एक ट्रेंड दिखता है उस चीज का कि हाँ, कुछ बिहार में या जिस राज्य में वोटिंग हो रही है यहां से कोई मैसेज निकल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है, किसी हवा का वोट है, माहौल का वोट है, किस तरफ जा रहा है। लेकिन बिहार के लोगों की चुप्पी और सुस्त वोटिंग ये बता रही है कि पासा कभी भी पलट सकता है। मैं आपसे इस पर सवाल लूंगी अगले राउंड में, लेकिन कुणाल कोहली जी, आपके लिए चुनौती कम नहीं है, क्योंकि जितना आसानी से पहले 5 साल आपके पास आए, दूसरे 5 साल भी आपने किसी तरह से हासिल किए, और तीसरी बार जो आप लोगों ने उलट पलट किया, जो दखल बेदखल का सिलसिला चला, अब उस हिसाब से बिहार की राजनीति नहीं चलेगी, आपको भी अंदाजा है। शायद इसी वजह से नीतीश कुमार को ये आखिरी राउंड से पहले कहना पड़ा कि अंत भला तो सब भला। ये किस तरफ है अंत भला तो सब भला? कि अब तक जो कामकाज किया आपने रिपोर्ट कार्ड दे दिया, इसके बाद आपका कोई मतलब नहीं है, या फिर इस सहारे अगर और 5 साल मिल जाएं तो नीतीश कुमार अपना रिपोर्ट कार्ड देकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? फिर देखिए, एनडीए कभी भी चुनौतियों से नहीं भागा है, और चुनौती तो हम एडमिट करते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी सरकार, जो भी सरकार राज्य में आती है या राज्य करती है जिस राज्य में आके, उसके बाद चुनौतियां ही होती हैं, और चुनौतियों को ही उसको फेस करना है, और उसी में से उसके समीकरण उसको देख के उसी में से उसको अपनी चीजों को ठीक ठाक करना पड़ता है स्टेट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, तेजस्वी और राहुल जी का जो एक गठबंधन बना है इस इलेक्शन में, वो आपको अगर मैं बताना चाहूँ, ये मौका प्रस्त गठबंधन है, और ये वहां की जनता समझ रही है कि अगर आज हम इनको वोट देके लाते भी हैं अगर सरकार में, तो ये 2 लोग ऐसे हैं, ऐसे राजकुमार हैं ये 2, कि ये अपनी ही राजनीति में अपने अस्तित्व के लिए बिहार में एक दूसरे का खींचातानी शुरू कर देंगे आते ही। और ये बात वहां की बिहार की जनता समझती, क्योंकि बिहार की जनता बहुत
जो वहाँ के वोटर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट वोटर्स हैं बिहार के। वो दूसरे स्टेटों से मैं समझता हूँ कि कई बेटर तरीके से वोटिंग करते हैं और समझ के वोटिंग करते हैं। तेजस्वी में और राहुल जी में उनको कहीं भी वो नेतृत्व नहीं दिख रहा कि वो बिहार को आगे ले जा सकते हैं। और बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं, चुनौतियां बहुत हैं बिहार में। उन चुनौतियों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल इस बार अपीयरेंस दी बिहार में कि ये उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी लोगों को कि हम वापस जब आएंगे तो हम बिहार को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाएंगे, और जो वहां के जो प्रोग्राम्स हैं या जो फैक्ट्रियां लगानी है, जो आगे चीजें करनी है, वो सब होंगी जो हमने करनी थी, क्योंकि उसका ग्राउंड वर्क। कुणाल कोहली जी, जैसे आप ये कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछाया और हमने राशन पहुंचाया, हमने किसानों की जेब में 2000 रुपए महीना भिजवाने का काम किया, क्या उससे एक चीज साफ नहीं नजर आती कि आप लोगों ने एक एजेंडा सेट किया है? ये 2000 रुपए या राशन, आपको मालूम है कि लोगों के घर तक जब ये पहुंचेगा तो वो मैसेज कभी ब्रेक नहीं होगा। यही काम आपने स्वास्थ्य के लिए किया होता, यही एजुकेशन के लिए किया होता, तो शायद ये जरूरत नहीं पड़ती आपसे पूछने की कि आप लोगों ने उसे बेहाली की हालत में क्यों छोड़ दिया। एजुकेशन जरूरी नहीं है बिहार के लिए, स्वास्थ्य जरूरी नहीं है बिहार के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा एजुकेशन एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बिल्कुल जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन हमें बिहार में मिली थी, जिस तरह से इस बिहार को आगे ले जाने के लिए हमको काम करना था, किसी ने नहीं सोचा था कि बिहार का इतना तार हालत कर रखी थी, अंदर से खोखला कर रखा था बिहार को। उन सब चीजों को एक लाइन पे, पटरी पे लाने के लिए एक समय जरूर लगा, लेकिन अगर आप देखेंगे इस टाइम प्रधानमंत्री ने आगे आश्वासन दिया है कि हर चीज पटरी पे चलती हुई, गाड़ी पूरी स्पीड से चलेगी, और अगला 5 साल में आप वो चीजें देखेंगे। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, महागठबंधन की या किसी और की सरकार बन जाती है, तब भी केंद्र को अपना काम करना है? नहीं, केंद्र अपने काम करता है, तो सपोर्ट केंद्र को हर स्टेट को देना होता है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन क्या राहुल जी और तेजस्वी जी में वो है कि वो उस स्टेट को आगे ले जा सकते हैं, या अपना राजनीतिक ग्राउंड ही ढूंढते रहेंगे बिहार के अंदर? क्योंकि दोनों पार्टियों को अपने आप को स्टैब्लिश करना है बिहार में। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी से इस सवाल का जवाब लेंगे। बिहार वालों की सोचेंगे, ठीक है, अपनी सोचेंगे या बिहार वालों की? ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, एक मैसेज तो ये है कि राहुल गांधी सिर्फ चुनावी रैलियां करने भर तक रह गए हैं। किसी भी राज्य में वो जाते हैं, चुनावी रैलियां ही करते हैं, और वो बिहार के अंदर भी कुछ चुनिंदा रैलियां उन्होंने की हैं। तो मैसेज तो यही है कि चलेगा दबदबा आरजेडी का, आप छोटे भैया वाली भूमिका में रहेंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि उठापटक नहीं होगी, खींचतान नहीं होगी, और कोई मॉडल आप लोग नहीं पेश कर पाए? क्योंकि आप तो सरकारें चला रहे हैं कई राज्यों में, आप किसी राज्य का नाम नहीं लेते कि वहां हमने ऐसा काम किया और उस रास्ते पे हम बिहार को ले जाएंगे। देखिए, बिल्कुल मेरे मित्र जो कुणाल कोहली जी ने जो बातें बोली है, बहुत बढ़िया डिबेट करते हैं, सार्थक डिबेट करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, आपको आज देश की जनता और बिहार को बताना चाहिए कुणाल जी, आपने जिस सरकार के साथ मिलकर सरकार चलाई है उसको क्या किया, लेकिन आपके पास कुछ है नहीं। आप राहुल जी को रजिस्टर में चले जाते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर एक बड़ा भाई है जिसका नाम नरेंद्र मोदी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। वो मन की बात भी करते हैं, और मन की बात करते करते हुए खत लिख देते हैं बिहार की जनता को, जबकि 6 साल के अंदर प्रचंड बहुमत मिला। उसी प्रचंड बहुमत में बिहार के अंदर उनको सांसद भी मिले, और उन्हीं सांसदों से उन्होंने एक ब्यौरा मांगा था कि आप अपनी डेवलपमेंट करना और गांव का मुझे ब्यौरा देख के देना। तो आज जब वो बिहार जाते हैं और नीतीश कुमार जी के साथ खड़े होते हैं, तो नीतीश कुमार जी के पास जाकर वो बिहार की तरफ जब देखते हैं तो हताश हो जाते हैं, क्योंकि 15 साल पहले जो बिहार का 5 साल का बच्चा था, जब वो माई के घर से झुग्गी से निकलता था और सड़क पे आता था, तब भी उसके पैर मिट्टी में सन होते थे। और आज 18 साल में जब वो एक नई सरकार के गठन के लिए जा रहा है और वोट डाल रहा है महागठबंधन को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, तो वो निहार के देख रहा है कि मम्मा ये कौन था जो कह रहा था मैंने विकास किया था, क्योंकि वो विकास तो दिखा ही नहीं। वो विकास तो पिछले 15 साल में बिहार का वहीं खड़ा रहा, रोजगार छोड़ता चला गया, इंडस्ट्री गिराता चला गया, और जो आपके क्रोनिक कैपिटल मित्र मंडली थी उनका विकास निरंतर बढ़ता चला गया। और तो विकास कुणाल भाई इतना जबरदस्त हुआ कि जब कोरोना जैसी आपदा की अवस्था को आपने इवेंट्स बना के आपने के ताली और थाली बजाई, तो मेरे देश के उस बिहार के बिहारी को आपने सड़कों के ऊपर पैदल चलकर और मरने पर मजबूर कर दिया, और आपने बस देने के लिए मना कर दिया। और जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बॉर्डर के दरवाजे बंद करके कह दिया कि मैं तो कोई बिहारी प्रवासी मजदूर लूंगा ही नहीं। तो ऐसा सुशासन आपने दिया, उसी का जवाब आज देने जा रहे हो। रही बात आप राहुल गांधी की बात करते हैं,
राहुल ठीक गांधी है। एक ऐसे नेता उभर के आए हैं चंद्रमोहन शर्मा जी जिन्होंने- आपके पास आएंगे। एक बड़ी अपडेट आ रही है इस समय बिहार चुनाव को लेकर। एक तमाम जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें ये खबर ये भी कि सीएम नीतीश कुमार पर शिवसेना ने निशाना साधा है। शिवसेना ने घेरा नीतीश कुमार को। जनता इस बार नीतीश को रिटायर कर देगी। नीतीश कुमार की विदाई चर्चा का विषय बन गई है। संजय राउत ने सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा है कि ये दरअसल आखिरी चुनाव होगा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को घेरते हुए संजय राउत ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार को जिस तरह से घेरा है उससे तो जाहिर है कि ये विदाई का शब्द और ये आखिरी चुनाव का शब्द इस समय चर्चा में बहुत ज्यादा है कि नीतीश कुमार के साथ आगे होगा क्या। इस समय निशांत राय हैं हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। निशांत, संजय राउत शिवसेना का इशारा भी उसी तरफ है जैसा हम आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से देख रहे हैं बिहार के अंदर। तो अब नीतीश कुमार की विदाई की चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं है, बाहर तक पहुंच गई है। देखिए प्रियंका, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस बार के बिहार चुनाव अगर किसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो तो नीतीश कुमार के लिए है। पहली बात कि 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने रहने के बाद से लोगों के बीच वही सुशासन बाबू वाली छवि को बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि कोरोना काल और जिस तरीके से बिहार में बाढ़ आई थी उसके बाद से लोगों की उनसे काफ़ी नाराज़गी हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं। उन्होंने 15 साल के अपनी तमाम बातें कही और लास्ट में जब चुनाव का आखिरी दिन था तो उन्होंने सीधे तौर पर सिंपैथी लेने की कोशिश की। बिहार की जनता को यह बोला कि ये हमारा आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। यानी कि उन्होंने कहा कि इस बार अगर आप एक बार और मौका देते हैं तो हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार इस बार बिहार में जेडीयू की जो सीटें हैं वो ज्यादा संख्या में आएंगी, नहीं आएंगी? क्या नीतीश के पक्ष में बिहार में माहौल बन रहा है? और इसी को लेकर अब विपक्ष सीधे तौर पर घेरने लगा है और इस चीज को बीजेपी भी अच्छी तरीके से समझती है। और सबसे बेहतर ढंग से अगर इसको पूरे बिहार के सभी दलों को समझे तो चिराग पासवान ने समझा है और जिसको चलते उन्होंने लगातार निशाने पर नीतीश कुमार को ही लिया था इस पूरे मामले को लेकर। और लगातार उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी नीतीश से लड़ाई है लेकिन बीजेपी से नहीं है। और नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रियंका, निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीर बिहार के अंदर वैसी ही है जिसमें हमने पिछले 2 चरणों के दौरान देखा कि कोई एक नेता या कोई एक मुद्दा बिहार के लोगों के मन तक नहीं पहुंचा है, बल्कि सभी नेताओं ने प्रयास किया, सभी मुद्दों के जरिए कोशिश की जनता के मन को टटोलने की। लेकिन नीतीश कुमार सबके निशाने पर कैसे आ गए? क्योंकि 15 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए नीतीश कुमार, अगले 5 साल का जवाब देते उससे पहले पुराने 15 साल को वो याद करते नजर आए और आखिरी चरण तक आते आते हर स्टार प्रचारक की जुबान पर एनडीए के यही आ गया। लेकिन अरुण कुमार यादव जी, आरजेडी को लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक लोक लुभावन वादा किया 10 लाख की सरकारी नौकरी का। सत्ता में आने के लिए कुछ चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए और कैलकुलेशन होनी चाहिए नेताओं के पास। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर जो अभी सरकार है उसने जानबूझकर नौकरियों के पद खाली रखे जिन्हें आप भरना चाहते हैं? देखिए, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कैलकुलेशन करके समझा दिया है कैसे हम नौकरियां देंगे। ये लोक लुभावन वादे नहीं है। हमारे नेता की कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए बिहार की जनता को पूरा विश्वास है। और आप देखेंगे 15 साल में बिहार में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की बात लगातार 4 घंटे में बलात्कार, 5 घंटे में हत्या, पिछले 24 घंटे के अंदर 15 हत्याएं हुई है। हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है नीतीश जी। आज प्रधानमंत्री जी बिहार घूम रहे हैं, लग रहा है पंचायत चुनाव की तरह वो कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिहार के गिरती लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्यों नहीं? शिक्षा पर क्यों नहीं? अरुण यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उस पर जवाब मैं ले लेती हूँ। अमिताभ भूषण जी, आप बेहतर इस चीज को जानते होंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में या फिर मैनिफेस्टो तक रहती हैं। क्या ये वादा 10 लाख सरकारी नौकरी का जिस तरीके से किया गया, आपको लगता है कि अगर आरजेडी को ये मौका मिलता है तो ये पूरा होगा या फिर ये 2 करोड़ वाला ही साबित होगा? नहीं, पूरा नहीं, बल्कि हमारे आदरणीय नेता ने कहा है प्रियंका जी
प्रथम कैबिनेट की अरुण यादव जी आपके सहयोगी जो बैठे हैं कांग्रेस से, आप विचार कर लेते, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं कि पहली मीटिंग होते ही सीधा कर्जा माफ, बिजली माफ, पानी फ्री, ये सब कुछ कहने में सुनने में अच्छा लगता है। जब आप मीटिंग करेंगे तब आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। अभी जरा अमिताभ जी बताएंगे आपको हकीकत में सच्चाई क्या है इसकी। जो ये 10 लाख सरकारी नौकरियां हैं, अगर ऐसे मिलती हैं तो नीतीश जी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? प्रियंका जी देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बजटीय प्रावधान को देखना पड़ेगा। बिहार का जो बजटीय प्रावधान है, जो राजस्व का ढांचा है, उसके मुताबिक ये व्यवहारिक नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि 10 लाख का वादा करके तेजस्वी यादव अगर 1 लाख रोजगार सृजन भी करते हैं तो बिहार के लिए वो राहत की बात होगी, अगर उनको मौका मिलता है तो। लेकिन ये बड़ी बात है प्रियंका जी कि पहली बार लंबे अरसे के बाद बिहार में रोजगार भी एक मसला बना है चुनाव के मामले में। सामान्यतः ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, चुनाव में इस तरीके के गंभीर मसले नहीं होते। दूसरी बात ये भी देखना पड़ेगा कि बिहार के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, इन दोनों की जोड़ी को आप देखेंगी, इनकी सरकार के 24 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों चुनाव नहीं लड़ते हैं। इनमें साहस नहीं है कि ये विधानसभा लड़ पाए, ये विधान परिषद के रास्ते हमेशा आते हैं। और नीतीश कुमार तो एक चुनाव में हार क्या गए, तो उसके बाद 2004 की परिस्थिति देख लीजिए, कभी उन्होंने लड़ने का साहस ही नहीं जुटाया। तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव कम से कम चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात के उनको दाद देनी चाहिए। जनता क्या फैसला लेगी वो अलग मसला है। रही बात रिपोर्ट कार्ड की, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि शुरुआती 5 साल को अगर आप निकाल दें नीतीश कुमार के, तो उसके बाद का जो 10 साल है उसमें जातीय हिंसा की घटनाएं उस स्तर पर नहीं हुई जिस स्तर पर लालू राबड़ी के शासन में हुई थी। लेकिन ये 10 साल भी कमोबेश उस जंगल राज, जिसको ये लोग कहते हैं जंगल राज, उस स्तर नहीं बीता है। तो ऐसे में रिपोर्ट कार्ड तब दिखा सकते हैं जब आपने कुछ किया होगा। रिपोर्ट कार्ड जैसा कुछ बचा नहीं है नीतीश कुमार के पास, तो इसलिए वो कभी बात करते हैं जंगल राज की, कभी वो कहते हैं हम करेंगे, वक्त दीजिए, अंतिम मौका दीजिए। भैया 10 वर्षों में जब आप कुछ कर ही नहीं पाए तो आगे आप क्या करेंगे? लोग आप पर क्यों भरोसा करें? आपने लोगों के बीच जाने का हिम्मत नहीं है। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब बारिश की वजह से पटना डूब जाता है तो खुद का रेस्क्यू कराते हैं। जब कोरोना की परिस्थिति होती है, आपके चिकित्सक, आप उनको कहते हैं किट नहीं है फिर भी इलाज करो। बदहाली बहुत साफ तौर पर सड़कों तक उतर के पहुंच गई, वो दिखा है। तो बिहार के लोग उसको भूल जाएंगे क्या? केवल सुशासन के मुलम्बे में 2 टर्म आपको समय मिल गया, तीसरा टर्म भी आप चाहते हैं, तो ये बिहार में अब संभव नहीं है। और विकल्पहीनता की जो लोग बात करते हैं या तेजस्वी यादव विकल्प है क्या, मैं ये मानता हूं कि नीतीश के मुकाबले तेजस्वी यादव के चेहरे को विकल्प के तौर पर बिहार शायद नहीं स्वीकार पाएगा, इतनी जल्दी ये संभव नहीं है। लेकिन ये बात बहुत साफ है प्रियंका जी कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया। नीतीश कुमार विकल्प बनेंगे, इस बात को क्या नीतीश कुमार 90 के दशक में जानते थे? क्या बिहार में कोई जानता था? टाल विकास प्राधिकरण की राजनीति करने वाला बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा और लंबे अरसे तक रह जाएगा। और ये तो स्थिति तब है जब कुणाल कोहली जी आप केंद्र की योजनाओं को, वहां के लाभ को भी गिनवाते हैं अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ, कि आप केंद्र से लेकर राज्य तक किस तरह से दोनों को मिलाकर समन्वय बिठाकर आप क्या क्या पूरे देश में कर रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं केंद्र की थी जो आपने अपने विकास रिपोर्ट के साथ में अटैच की हैं, और बिहार के लोगों की जो समस्या है क्या आपने सिलसिलेवार ढंग से उसको जरूरी नहीं समझाए बताना कि ये इस रास्ते में है और इतना समय इसको पूरा होने में लगेगा? या स्वास्थ्य को लेकर, एजुकेशन को लेकर, नौकरियों को लेकर आपने कुछ बात की होती कि इतने पद खाली हैं, इतना भर सकते हैं? स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में आपने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं, आने वाले 5 साल में ये होगा। आप कहते हैं कि चलिए ठीक है, जिनका इनिशिएट हम ले रहे हैं, जिनका उद्घाटन करने की तैयारी कर रहे हैं, नींव रखा है, वो भी आप अपनी सफलता में काउंट करते हैं। तो ये बिहार कब तक इंतजार करेगा इस बात का? 15 साल तो आपके साथ निकाले, उन्होंने भरोसे के साथ ही निकाले हैं। देखिए, केंद्र की योजनाएं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब राज्य उसके साथ नहीं देते। अगर राज्य में केंद्र की योजनाएं सक्सेसफुल है बिकॉज वो राज्य ने साथ दिया है उस चीज को, घर घर तक पहुंचाने में साथ दिया है उसका। आफ्टर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा जो है, केंद्र को अगर कोई योजना देनी होती तो इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य उसको देता है। तो यहाँ पे बिहार ने हाथ मिला के, हाथ जोड़ के काम किया है अपने केंद्र के साथ। और वो जो उनकी जो गैस की समस्याएं थी, लाइट की समस्या थी, इन सब चीजों को एड्रेस किया है स्टेट ने।
दूसरी बात ये आती है, देखिए यहाँ मैं एक बात आपको बताऊंगा, अभी बात कर रहे थे प्रवासी मजदूरों की यहाँ पे बैठे। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मौका प्रस्त है ये अपना जो गठबंधन आ रहा है तेजस्वी जी और राहुल का। आप देखिए शिवसेना क्या कहती है, ये वही शिवसेना है जिसने बॉम्बे में बिहारी, जितने हमारे बिहार के जो लोग थे जो वहां काम करते थे, उनके साथ क्या हालात करी थी कोरोना के टाइम पे। बट ये बोलना भूल गए, आज उनका सपोर्ट आ रहा है तो वाई तो कर रहे हैं जो वो बोल रहे हैं इनके लिए, लेकिन इस बात को एड्रेस नहीं करेंगे कि क्या हालत कर दी थी शिवसेना ने बॉम्बे में जो हमारे प्रवासी मजदूर थे वहां पे बिहार के। अब नहीं कोई बोलेगा। तो यहाँ ये बात प्रूव होती है कि जो ये राजनीति कर रहे हैं इससे तेजस्वी जी और राहुल जी, ये मौका प्रस्त है और ये वहां की जनता समझ रही है, इसको नकारेगी। और आप देखेंगे अल्टीमेट जो रिजल्ट आना है वो हमारे नीतीश जी के फेवर में आना है, एनडीए के फेवर में आना है, बीजेपी के फेवर में आना है। कुणाल कोहली जी, स्वास्थ्य और एजुकेशन को तो आप ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे आपके मंत्रियों ने काम ही नहीं किया पिछले 15 साल में इसको लेकर। नहीं देखिए काम करा है, लेकिन कोई तो उपलब्धि बताइए कि हम इस स्वास्थ्य सेवाओं को वहां ले गए जहां पहले नहीं थी, और आपका टारगेट क्या है अगले 5 साल का? प्रियंका जी, बिहार एक ऐसा स्टेट था जब मिला था, रूरल स्टेट था, सब बोलते थे, उस वहां पे कुछ चीज काम नहीं करती थी। लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़िए, स्कूल कोई चीज आप देखते। आप बात कर रही है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उस टाइम पे क्या हालत थी उनकी, ये भी जानते हैं सारे लोग। बात यहाँ ये आ रही है कि उस स्टेट को ठीक करना, जिसके साथ जिसके ऊपर उन्होंने शासन करते हुए 40 साल तक जिस तरह से निचोड़ा कचोड़ा बिहार को, उसको हम लोग ठीक करने पे लगे हुए हैं। उसके लिए समय जरूर लगा है, मैं मानता हूँ, कुछ कमियां है, मैं मानता हूँ। उसी कमियों को नीतीश जी ने कहा इस बारी मौका दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारी कमियां पूरी करके दिखाएंगे अगले 5 साल में। अब तो कुछ घंटों के बाद ये भी पता चल जाएगा कि मौका किस तरफ का है। आपकी ऑपोजिट जा रहा है, किसी और दल के खाते में जा रहा है। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने इससे पहले एक सवाल के जवाब में नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी, एनडीए, किस किस राज्य में क्या चल रहा है, सब बातों का जिक्र किया। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आरजेडी के साथ आपका जाना सिर्फ और सिर्फ चुनावों के समय जितना हाईलाइट रहता है, उसके बाद उसी तरह का समन्वय आपके बीच में रहेगा। ये कैसे लोगों को समझ आएगा? क्योंकि यहां अगर पूरी तरह से तेजस्वी और पूरी लालू यादव का परिवार इसमें इन्वॉल्व रहता है तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको कल उलझन होगी इस गठबंधन से। क्योंकि जो तरीका परिवार का पार्टी संभालने का रहा है उसमें आपको मालूम है कि पिछली बार भी हालत खराब हुई थी। डिप्टी सीएम, सीएम के नाम पर जो कुछ बिहार के अंदर हुआ तेजस्वी तेज प्रताप के साथ, वो आप भी अच्छे से जानते हैं। आपके लिए नहीं लगता कि आप एक नई चुनौती अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं बिहार के अंदर फिर से, क्योंकि आपने एक बार आजमाया है? देखिए, हर परीक्षा के बाद एक चुनौती हो रही है, चुनौती का सामना करने से देश के अंदर रह के भगा नहीं जा सकता, जैसे सत्तारूढ़ पार्टी भग रही। पिछले 15 सालों में सत्तारूढ़ पार्टी ने कुछ चुनौतियां, कुछ वादे, कुछ जुमले और कुछ ऐसे वादे करके सरकार लेके आई थी कि हम ये 15 साल को चेंज करेंगे। वो उन सब चुनौतियों से पीछे चले गए। धान की फसल बिहार के अंदर सबसे ज्यादा होती है, उस पर बात नहीं करेंगे। एनसीईआरटी ने बोला कि कूड़े करकट के अंदर बिहार बिल्कुल अव्वल दर्जे के ऊपर, उस पर बात नहीं करेंगे। इन्होंने एक योजना चलाई थी जल सिंचन योजना करके, उस योजना का आज बिहार के हर स्टेट के अंदर इतना बुरा हाल है कि बिहार का जनमानस जो पानी पीता है उससे उनकी शरीर पे इतनी बीमारी जा रही है, उसका ये बात नहीं करेंगे। किस बात का सुशासन की चुनौतियों पे आप बात कर रहे हैं? चुनौतियों पे बात अगर आपको करनी थी तो फिर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग मेरे अंदाज से करीब 12 रैलियां कर चुके हैं और उस 12 रैलियों के अंदर बिहार होती है हवा, उस बिहार की हवा को पहचान कर जब खत लिख देते हैं, उसके बाद भी मेरे मित्र कुणाल कहते हैं कि एक बार समय और दे दीजिए, हम काम करके दे देंगे। ऐसे ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है भाजपा के, वो भी बिहार की जनता से कहते हैं कि अब के बार मौका मिल गया तो हम कुछ काम कर देंगे। तो बिहार की जनता शिक्षित है, शिक्षित से मतलब सबसे ज्यादा शिक्षित में अगर आप देखेंगे तो कब्जा रहा तो बिहार के जनमानस का रहा। तो बिहार का जनमानस अब आपके जुमले वादों को बिल्कुल हवा में उड़ाने वाला है। और रही बात चुनौती कांग्रेस की और महागठबंधन की, हम उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करके उसका सामना करते हैं। हर एक नया एक्सपीरियंस नया अध्याय खोलता है। अगर पिछली लालू जी की सरकार की चुनौतियों से एक नया अध्याय नीतीश कुमार जी का खुला था और वो फेल रहा, लेकिन इन 15 साल के फेल सरकार के अंदर जो आने वाली नई सरकार है वो देश को और बिहार को एक अच्छा शासन और अच्छा जो बेरोजगारी मुक्त बिहार, किसानों की आत्महत्या से मुक्त सरकार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो लोग कहते हैं
उसके उनके रहते बेटी मर रही है बलात्कार से, युवा मर रहा है बेरोजगार से, और किसान मर रहा है कर्ज की धार से। और ये लोग बड़ी बेशर्मी के साथ डिबेट में बैठ के आकर पिछले 70 साल का हवाला दे देते हैं, यानी अतीत की राजनीति छोड़ के ये पिछली स्थितियों पर चले जाते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, किसानों का कर्ज माफ कर देना, उससे बेहतर होगा कि किसानों को कोई विकल्प देना कि उनके सर पर कर्जा ना चढ़े, जिसमें आप लोग भी फेल साबित होते हैं। आपके पास भी कोई बुनियादी ऐसी चीज नहीं है जिससे उनके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ेगा। लेकिन अरुण जी, आप एक चीज भूल जाते हैं, जो हर चुनाव के समय आप लोगों को याद आ जाता है अलायंस में, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप लोग तवज्जो नहीं देते उन लोगों को जो बाढ़ से परेशान होते हैं। चिराग पासवान ने फिर अपने मैनिफेस्टो में 2 लाइनें लिखी हैं, आप लोग वो भी नहीं करवाते हैं। क्या किसी पार्टी के एजेंडे में ये है ही नहीं कि बिहार का जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसको लेकर कुछ एजेंडा सेट किया जाए? जी, शायद आपको याद होगा यूपीए गठबंधन की जब सरकार थी हमारी, तो किस तरीके से हमारे मनमोहन सिंह जी ने मदद किया था यूपीए सरकार ने। पूरा कोसी का इलाका जो बर्बाद हो गया, और अब 6 साल 7 साल के शासनकाल में कई बार बाढ़ आई। पिछले दिनों ही तो 17-18 जिला जहां चुनाव हो रहे, सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल का इलाका जलमग्न था। कोई देखने के लिए नहीं आया, एक दाना तक कांग्रेस ने नहीं देने का काम किया। और ये लोग, इन लोगों की जो सरकार है, इन लोगों में इतनी मतलब बेशर्मी की हद है। तो आप तो देखे हैं, कोरोना काल से लेके बाढ़ और बिहार के लिए क्या किया। स्पेशल पैकेज की बात करते थे, कहाँ गया स्पेशल पैकेज, कहाँ गया विशेष राज्य की दर्जा, कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गया 15-15 लाख हर बैंक अकाउंट में देने की बात थी। तो अब बिहार की जनता और देश की जनता ये जो जुमलेबाज हैं, इनके अरुण यादव जी, वो ठीक है, आप लोग सिटिंग रूलिंग पार्टी से आपकी जो नाराजगी है वो मुद्दों को लेकर सही है, लेकिन आप बाढ़ पर जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब ये कि रोड मैप तो आपके पास भी नहीं है। आप भी चाहते हैं कि इस मुद्दे से किसी तरह बाहर निकला जाए। अमिताभ भूषण जी, बिहार की स्थानीय पार्टियां अगर बाढ़ जैसे मुद्दे को नहीं छूती हैं, अगर बाढ़ प्रभावितों को नजर में नहीं रखती हैं, इसका मतलब तो ये सब उल्लू सीधा कर रहे हैं अपना। वही सेंटीमेंट की राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल आप अरुण जी सुनिए एक मिनट, लेकिन इस बिहार की जनता ने। अरुण यादव जी, बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर सवाल पूछा था मैंने आपसे। अमिताभ जी जवाब दीजिए इस बात का, क्या वजह है? रोड मैप नहीं है किसी के पास? निश्चित तौर पर देखिए, उसकी बड़ी वजह समझना पड़ेगा प्रियंका जी। बिहार में रोजगार के बहुत सीमित अवसर है। तो ऐसे में बिहार की जो भ्रष्टतम अफसरशाही है, बिहार के जो भ्रष्टतम राजनेता है, उनके लिए बाढ़ दशा एक अवसर के तरीके से है। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, आपदा में अवसर, तो उसको चरितार्थ करते हैं बिहार के अधिकारी, बिहार के नेता। तो वो नहीं चाहते हैं कि बाढ़ का निदान निकले, क्योंकि हर वर्ष उसके लिए राशि आती है, उस राशि का बंदरबाट करना है, तो उस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं होती है। दूसरी बात ये है प्रियंका जी कि बिहार की जो परिस्थिति है उसको आप समझ लीजिए। मैं पूरा बिहार घूमने के बाद, 38 जिलों को देखने के बाद मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बिहार ने ये तय किया है कि इस बार विष वमन किया जाएगा, इस बार विषपान किया जाएगा, क्योंकि अमृत से पहले विष पीना बहुत जरूरी है। तो मंथन की प्रक्रिया बिहार में चल रही है। अब नए विकल्प का नया रास्ता निकलेगा। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी और नीतीश के बीच ही ये पूरा खेल चलेगा, इससे इतर भी कोई विकल्प हो सकता है। और आखिरी में इतनी बात कहना चाहता हूं कि बिहार ने बहुत साफ तौर पर नीतीश कुमार को कहा है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवा क्यों लुटा। सवाल रहजनों से नहीं, सवाल तेरी रहबरी का है। तो नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा कि लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया तो 4 चीज बची हुई थी। मिथिला के इलाके में अशोक पेपर मिल शेष रह गई थी, जूट मिल शेष रह गई थी। नीतीश कुमार के शासन में वो भी समाप्त हो गया। नई इंडस्ट्री नहीं लगी तो ठीक है, पुरानी को बचाने में फेल क्यों हुए कुर्सी कुमार, ये बताना पड़ेगा। और बिहार में ये सवाल पूछ रहा है, और इसीलिए इस बार का चुनाव बिहार में हलाहल के पान का चुनाव है। इसके बाद अमृत मंथन की प्रक्रिया शुरू। अब कुणाल कोहली जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या बीजेपी की दखल नहीं चलती है नीतीश कुमार के सामने? क्योंकि 15 सालों में अगर आप लोगों ने दखल दिया होता
और आपके हिसाब से अगर सुना होता तो आप तो बहुत सारा विकास का पैमाना लेकर बैठे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं जिसमें आप बोल नहीं रहे हैं। चाहे आप बाढ़ की समस्या देख लीजिए, चाहे अन्य कई क्षेत्र मुद्दे हैं जिसमें अगर आप जमीन पर जाकर देखेंगे तो लोगों को लगता है कि जो आप टीवी डिबेट्स में कहते हैं वैसा बिहार है कहां। देखिए, मैं आपको पहली बात एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि तेजस्वी जी और राहुल जी का जो गठबंधन है उसको अगर आप समझना चाहती हैं तो आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं टीवी चैनल्स पे आके कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप अगर महाराष्ट्र जाएंगी तो महाराष्ट्र में लोगों ने सुशांत जी के केस पे देखा लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत कर दी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपने देखा कितने फार्मर्स को इन्होंने बाहर निकाल दिया गरीबी की रेखा से, कितने फार्मरों के इन्होंने वहां पे लोन माफ कर दिए। सड़कों की हालत देखिए, मुंबई में एक बारिश होती है सड़कें भर जाती हैं। ये हालत है जहां कांग्रेस राज करती है गठबंधन में, उस स्टेट का बेड़ा गर्क कर देती है। और यही चीज ये बिहार के साथ करेगी, ये एक सबूत है जीता जाता। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया प्रवासी मजदूर जो बिहार के थे ये कांग्रेस आ गई है महाराष्ट्र में, लेकिन क्या हालत करनी थी। लेकिन यहाँ आगे क्या बात करते हैं, उल्टी बात करेंगे। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये बिहार में मौका परस्त राजनीति कर रहे हैं और ये कहीं आके बिहार के बारे में सोचने नहीं वाले, ना ये सोचने वाले ना तेजस्वी भी अपने परिवार। अच्छा कुणाल कोहली जी, अच्छा होता ये दो बातें आपने उद्धव ठाकरे के लिए कही होती, कुर्सी पर तो वो बैठे हैं, और वहां भी अगर आप कांग्रेस की बजाय तेजस्वी को कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कांग्रेस दोनों ही जगह फ्रंट फुट पर नहीं बैठी है, सपोर्ट में बैठी है सिर्फ। कांग्रेस ने क्या करा वहां पे, अगर वो कुर्सी पर बैठे तो कांग्रेस भी गठबंधन में उनके साथ। चंद्रमोहन शर्मा जी, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की जिद तो आपने पकड़ी है, लेकिन उद्धव ठाकरे वाला हाल ना हो जाए आपका, आप बैकफुट पर ही बैठे रहे। देखिए, कुणाल जी अभी मौका पर राजनीति की बात कर रहे थे तो उनका मैं जीता जागता उदाहरण देता हूँ। बिहार के चुनाव के अंदर योगी जी जाते हैं और कहते हैं कि कोई भी घुसपैठिया रहेगा नहीं, उठा के बाहर फेंक देंगे। ठीक उसी के मौका प्रस्ती के ऊपर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बोलते हैं किसी के अंदर दम नहीं है, उठा के फेंक देंगे। मुझे आप आज चैनल पे बैठ के भाजपा के प्रवक्ता कुणाल जी ये बता दीजिए कि आप क्या देश के 135 करोड़ के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इस देश का नागरिक नहीं मानते? और अगर आप नहीं मानते तो जिस अलायंस के साथ आप काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, उसका चीफ मिनिस्टर आपको चैलेंज कर रहा है। नहीं, हम तो मानते हैं कांग्रेस 80 करोड़ जनसंख्या हिंदू जनसंख्या को देश की बात नहीं मानती, कांग्रेस नहीं मानती। 80% हिंदुओं को कांग्रेस इस देश की जनता नहीं मानती, तभी वो हिंदुओं के वोट से। चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, हम 130 करोड़ एक है, आप कहते नहीं है 80। अच्छा कुणाल कोहली जी, जल्दी से एक लाइन में बता दीजिए इस बारे में। ये कांग्रेस का स्टैंड है। कुणाल कोहली जी, आपने सुना होगा, एक लाइन में क्लियरिटी दीजिएगा। कुणाल कोहली जी, घुसपैठियों को बाहर करने की बात आपने सुनी होगी। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, नीतीश ने जो कहा, दोनों में विरोधाभास नजर आया। अब उसका संदर्भ आप कह रहे हैं कि मतलब तो हमारा एक ही है कि हम छोड़ेंगे नहीं, जो कागज नहीं दिखाएगा वो बाहर जाएगा, जिसके पास कागज है उसे कोई बाहर नहीं भेज पाएगा। ये कंफ्यूजन कहां से आया? एक आपके मुख्यमंत्री ने कहा दूसरे राज्य के छोड़ेंगे नहीं, बाहर कर देंगे, घुसपैठिए बचेंगे नहीं। दूसरों ने कहा किसकी हिम्मत है, कौन बाहर करेगा? देखिए, घुसपैठियों की बात नहीं आती है, घुसपैठियों की बात यहाँ पे है कि आपको जब कोई बात होती है उसका किस मीनिंग में लिया जा रहा है उसको समझना होता है। घुसपैठी जो कि आप एक ब्लैंकेट उसमें आप लोगों को निकालना शुरू कर देंगे कहीं से, कोई ऐसे स्टेट में ऐसे कहीं हो नहीं सकता। आफ्टर ऑल हम एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे आगे किसी स्टेट अपने एक लॉ अपने तरीके से नहीं कर सकता कि घुसपैठियां निकाल देंगे, हम घुसपैठियों को आने नहीं देंगे, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसे कहीं नहीं होता भी नहीं है, ना होगा इससे। योगी जी माहौल बना रहे थे ऐसे ही। देखिए, योगी जी माहौल नहीं बना रहे थे, योगी जी किसी और संदर्भ में वो बात कर रहे थे, सीए के बारे में कह रहे थे, वो संदर्भ सबने जान लिया था। कुणाल कोहली जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण कुमार यादव जी, अमिताभ भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर के बाद शाम 6 बजे JK 24/7 न्यूज पर एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे। बिहार चुनाव के सबसे सटीक नतीजे क्या होंगे, एग्जिट पोल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे शाम 6 बजे। बिहार की जनता किसे चुनने वाली है, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और के नाम होगी या नीतीश कुमार रहेंगे बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, शाम 6 बजे आपको बताएंगे। बिहार की जनता का मूड क्या कह रहा है, शाम 6 बजे आप हमारे साथ रहिएगा। एग्जिट पोल में नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी, चिराग पासवान, किसकी किस्मत में क्या लिखा है,
कौन सी होगी सबसे बड़ी पार्टी, किसको मिलेगा मौका बिहार में फिर से शासन करने का या सत्ता में वापसी का? नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री या इस बार बिहार की जनता ने बदलाव का मन बनाया है? इस पर शाम 6 बजे आपको दिखाएंगे एग्जिट पोल। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।